तो जब भी हम बात करते हैं फ्रेंच की, पहला क्वेश्चन आता है फ्रेंच क्यों सीखे, वाई फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज में ऐसा क्या है कि हमें फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी चाहिए, या सब लोग कहते हैं कि यार कोई लैंग्वेज सीखनी है तो फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है फ्रेंच लैंग्वेज में? तो उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगी और आपको बस बताना है कि इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बस पढ़ के बताना है, ठीक है? तो मैं वर्ड लिख रही हूँ। वर्ड है ये। आई एम श्योर ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा, किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में देखा होगा। हो सकता है आपने ये चीज खाई भी हो। ये एक बहुत ही फेमस क्विजीन है, एक डिजर्ट है, एक डिजर्ट का नाम है। और हो सकता है आपने इसको खाया हो। क्या आप गेस कर सकते हो कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? मैं गेस देती हूँ, मतलब जो मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है, मैं वो थोड़ा सा यहाँ बोल के बताती हूँ। एक तो मैंने सुना है क्रोइसेंट। क्रोइसेंट, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं इसको क्रोसेंट। और ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस एक्चुअली गलत है। तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो होती है क्रोसो। क्या होती है? क्रोसो। और ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि ये एक फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रेंच क्विजीन है। तो क्योंकि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है, इसलिए मुझे पता है कि इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। और इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ ये चीज कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो ये एक बहुत मेजर रीजन है क्यों हमें फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंच क्विजीन्स हैं जो आजकल तो मतलब ग्लोबल कल्चर है। तो हर क्विजीन हर जगह है, आपको मेन्यू में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो आपको खाने में अच्छी लगती हैं, आपने खाई हैं, बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन आपको नाम ही बोलना है। और उसमें से ज्यादातर फ्रेंच क्विजीन चल जैसा कि एक ये है, बस, है ना? तो ऐसा आपके साथ ना हो। तो ये इसलिए हमें यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आप कहीं ऐसा जाकर अटक ना जाओ कि अरे यार मुझे ये चीज खानी है पर मुझे तो बोलना ही नहीं आता, ये मैं ऑर्डर कैसे करूँ? तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अगर हम थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख लेंगे तो विल बी गुड, राइट? तो एक ये रीजन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्रेंच जो है सेकंड मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है इंग्लिश के बाद। और फ्रेंच जो है वो 28 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज। कनाडा हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, और इवन आप इमेजिन कर सकते हैं साउथ अफ्रीका की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रांस में ही फ्रेंच बोली जाती है या सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में ही फ्रेंच लैंग्वेज यूज होती है। फ्रेंच इज ऑल्सो अ ग्लोबल लैंग्वेज, सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज, और बहुत सारे 28 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों हमें फ्रेंच आनी चाहिए। इंग्लिश इसीलिए बोला जाता है ना कि ग्लोबल लैंग्वेज है, हर जगह यूज होती है, इसलिए इंग्लिश आनी चाहिए। उसी तरीके से फ्रेंच भी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, मोस्ट सेकंड मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। तो अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आपकी लिए एक एडवांटेज, ठीक है? तो हमें ये पता चल गया कि फ्रेंच सीखनी क्यों जरूरी है, क्यों फ्रेंच हमें सीखनी चाहिए। फ्रेंच का एक, अगर हम प्रोफेशनली देखें तो अगर आप इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, इस टाइप के रोल्स में जाना चाहते हैं, या अगर आप फ्रेंच के टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में रिसर्च करना चाहते हैं, स्कॉलर बनना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फ्रेंच आपको सीखनी चाहिए, ठीक है? अब फ्रेंच लैंग्वेज सीखे कैसे? तो उसके लिए कुछ पाथवेज हैं। किसको सीखनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। तो पहली बात, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पहले हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी कोई एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, या तो आप सपोज इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, या कोई भी अगर आप एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप साथ में फ्रेंच लैंग्वेज भी अगर सीख लेंगे तो आपके लिए एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी हो,
ठीक है, क्योंकि आपके लिए ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर इस टाइप के रोल्स काफी ओपन हो जाएंगे अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो एक और लैंग्वेज सीखना आपके लिए और एडवांटेजेस होगा। उसके अलावा अगर आप कोई लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, आप कोई और कोर्स कर रहे हैं, मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, साइंस फिजिक्स में ऑनर्स कर रहे हैं, या बीटेक कर रहे हैं, या कोई भी एनी अदर कोर्स अगर आप कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप फ्रेंच सीख सकते हैं, लेकिन वो आपको पार्ट टाइम सीखनी पड़ेगी। ठीक है। और इवन मतलब अगर आप कोई भी फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ आपको फ्रेंच का जो कोर्स है वो पार्ट टाइम ही करना पड़ेगा, इवन लैंग्वेज के साथ भी। बट लैंग्वेज में ये है कि आप ऑलरेडी एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो एक और लैंग्वेज आपके लिए सिंक में जाता है। बट अगर आप कोई और कोर्स कर रहे हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, बट उसके साथ भी आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं, जस्ट बिकॉज आपको लैंग्वेजेस सीखना पसंद है, या आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, या आप इन फ्यूचर फ्रांस में जाकर पढ़ना चाहते हैं, फ्रांस में मूव होना चाहते हैं, या किसी फ्रेंच स्पीकिंग नेशन में मूव होना चाहते हैं, या आपकी कंपनी ऐसी है जहाँ मतलब आप फ्यूचर में ऐसी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं जो फ्रांस बेस्ड है या जो यूरोप बेस्ड है, जिसकी क्लाइंट्स फ्रेंच, तो आपके लिए वो एक एडवांटेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और अगर आप एक किसी यूरोपियन कंट्री में काम कर रहे हैं, किसी फ्रांस की कंपनी में काम कर रहे हैं, या अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसके क्लाइंट्स फ्रेंच है, तो फ्रेंच आपके लिए एक ऑब्वियसली एडवांटेज रहता है अगर आप तो कोई लैंग्वेज आते हैं। ठीक है। अब फ्रेंच सीखें कैसे? पहली चीज, अगर आप फुल टाइम फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं, है ना, फुल टाइम का मतलब होता है कि मुझे तो सिर्फ फ्रेंच ही पढ़नी है, मुझे और कोई कोर्स नहीं करना, कुछ फुल टाइम मुझे फ्रेंच ही पढ़नी है, तो आप सबसे पहले कीजिए बीए फ्रेंच में। उसके बाद आप कर सकते हैं एमए, उसके बाद आप एमफिल कर सकते हैं, और उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये पाथवेज हो जाते हैं आपके लिए अगर आप फुल टाइम फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं। पहले बैचलर्स कीजिए, मास्टर्स कीजिए, फिर आप थोड़ा सा रिसर्च में जाइए, एमफिल कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, एंड दिस इज द होल पार्ट फॉर दैट। ठीक है। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं कि आप कोई और फुल टाइम कोर्स परस्यू कर रहे हैं लेकिन आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखनी है, तो पार्ट टाइम आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्ट टाइम कोर्सेज ऑफर करते हैं, आप वो कर सकते हैं। आप सबसे पहले एक सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए जो कि 1 ईयर का होता है। सर्टिफिकेट करने के बाद आप डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, वो भी 1 ईयर का होता है। और डिप्लोमा के बाद आप एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, वो भी 1 ईयर का होता है। और ये तीनों कोर्सेज करने के बाद, या सिर्फ मैं अगर बोलूँ एडवांस डिप्लोमा क्वालिफाई करने के बाद, दिस इज इक्विवेलेंट टू बीए इन फ्रेंच। ठीक है। अब आप बोलेंगे इक्विवेलेंट कैसे हो गया? एडवांस डिप्लोमा तो पार्ट टाइम है, बीए तो फुल टाइम है, तो इक्विवेलेंट कैसे होगा? ये इक्विवेलेंट इसलिए है क्योंकि बीए फ्रेंच और एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच दोनों ही करने के बाद आप एमए फ्रेंच के लिए एलिजिबल होते हैं, इसलिए मैं इन्हें इक्विवेलेंट बोल रही हूँ। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्कूल में फ्रेंच पढ़ी है, जिन्होंने सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स उन्हें करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जाम देकर भी डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और डायरेक्टली एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ है। दूसरा तरीका है, ये जो मैं आपको कोर्सेज बता रही हूँ, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, या इवन बैचलर्स मास्टर्स, ये सब यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कराती है, राइट। तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है, मुंबई यूनिवर्सिटी कराती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराती है। तो ये यूनिवर्सिटीज जो है ज्यादातर नेशनली रिकग्नाइज्ड होती है। तो अगर आपने डीयू से या मुंबई यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स किया है तो वो शायद इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ना हो, ये नेशनली रिकग्नाइज्ड है। लेकिन
अगर आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, है ना। जैसे इंग्लिश के लिए आपको आईआईएस या टोफल का एग्जाम देना पड़ता है, ये दोनों एग्जाम्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। इसी तरीके से फ्रेंच के लिए होता है डेल्फ एग्जाम, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। डेल्फ एग्जाम जो है इसके 6 लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। ये 6 लेवल्स होते हैं। A1 लेवल सबसे बिगिनर लेवल होता है और C2 लेवल सबसे एडवांस्ड लेवल होता है। आप चाहे तो A1, A2, B1, B2 इन सारे लेवल्स में पहले पढ़ाई करें, फिर एग्जाम दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम वेल क्वालिफाइड, मुझे अच्छे से लैंग्वेज आती है, तो आप डायरेक्टली एज एन एक्सटर्नल स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? ये एग्जाम कंडक्ट कराता है अलियंस फ्रांसेस, और इसके आगे DE लग के आपकी सिटी का नाम आ जाता है। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो वहां पर आलियंस का नाम होगा आलियंस फ्रांसेस द दिल्ली। मुंबई है तो आलियंस फ्रांसेस द मुंबई, आगरा है तो आलियंस फ्रांसेस द आगरा, लाइक दैट। जो भी आपकी सिटी है, ये DE के बाद वो सिटी का नाम लग जाए। तो आलियंस फ्रांसेस जो है ये फ्रेंच एम्बेसी के अंडर आता है। ये आपको इन सारे लेवल्स A1 से C2 लेवल की कोचिंग भी देते हैं। वीकेंड कोर्सेज भी चलते हैं, फुल टाइम वीकडे कोर्सेज भी चलते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कोर्स नहीं लेना है, मुझे सीधा एग्जाम देना है, तो आप एज एन एक्सटर्नल स्टूडेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। ये वाले एग्जाम्स जो है, डेल्फ के एग्जाम्स जो है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। तो इन दोनों ही तरीके से या तो आप यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कर लीजिए, या फिर आप आलियंस से सर्टिफाइड हो जाइए A1 से C2 लेवल्स में। तो आप इन दोनों तरीके से सर्टिफाई हो सकते हैं। अब हमें आलियंस से पढ़ाई करनी चाहिए या DU से पढ़ाई करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिलेबस में कोई डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।